देख रहे हैं न्यूज 21 और आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21 का खास शो। जी हां, आज के हेल्थ शो में हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आदर्श काबरा, जो कि एपेक्स हॉस्पिटल में वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा अन्य हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर इनसे आज हम काफी सारी बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर काबरा, न्यूज 21 पर सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू। गुड टू सी यू सर। कैसे हैं आप? जानना मैं एकदम चाहेंगे ठीक सबसे हूँ। पहले, क्योंकि आप लोगों को ठीक करते हैं, पर हम जानना चाहेंगे आप कैसे हैं। यू आर लुकिंग मैं वेरी फिट एंड फाइन मैं सर। अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। हम्म। धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं आप ऐसे ही हैप्पी हेल्दी रहे और काफी सारी कॉन्वर्सेशन आज की बहुत हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव जो कॉन्वर्सेशन है हमारी जनता को मिले। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम बातचीत को शुरू करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन हैं। तो देखिए क्या होता है ना डॉक्टर साहब, इतना लोगों को समझ में नहीं आता, तो एक कॉमन पर्सन के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना, आप भी जानते हैं कि काफी टेढ़ी खीर हम कह सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो हम आम भाषा में जानना चाहेंगे वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जरी क्या होती है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, शरीर के अंदर अपने कई हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, ओके। ठीक है, तो हार्ट की जो ब्लड मैं वेसल्स होती हैं, वेसल्स को भी चाहूंगी एक शब्द में, अगर आप हमारे दर्शकों को हिंदी में बता पाएं क्या होता है। रक्त नाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल जो अपने बिल्कुल नब्ज जो बिल्कुल फील करते बिल्कुल। हैं, जो जी। हाथ में जो अपनी सुइयां लगती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, ड्रिप लगती हैं, सैंपल्स लेते हैं, वो सारा का सारा ब्लड वेसल से लिया जाता है। जी सर। तो हार्ट से जो अपनी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, वो बाकी शरीर को भी जाती हैं, हम्म। वो हार्ट को भी सप्लाई करती हैं, बिल्कुल। वो दिमाग को भी सप्लाई करती हैं, 100%, 100%। किडनी, लिवर, बिल्कुल पाँव, कनेक्टेड। हाथ, सब कुछ। तो डेफिनेटली। वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जरी एक वो फील्ड है जो हार्ट से निकलने के बाद और दिमाग की नसों को छोड़ के और हार्ट की नसों को छोड़ के बाकी पूरे शरीर की नसों का हम इलाज करते हैं। ओके। तो ये चीज आपके प्रोफेशन का जो एक पार्ट है वो है डेफिनेटली। आगे जानना चाहेंगे, अगर वेस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जरी को अलग अलग हम समझना चाहे डॉक्टर साहब, तो किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं जानना चाहूंगी वेस्कुलर सर्जरी के बारे में, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे कि किस तरह की बीमारी है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है। देखिए, आज की तारीख में हम वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जरी को उस तरह से इक्वेट करें जैसे कि कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी। ओके ठीक ओके है। तो वैस्कुलर सर्जरी के अंदर सारी ओपन सर्जिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं। ओके। जैसे कि कोई पाँव के अंदर किसी की नस ब्लॉक हो जाती है तो उसका ठीक। बाईपास करना, या फिर हाथ में जो है किसी का डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाना, और जो है इस प्रकार से भिन्न प्रकार की ओपन सर्जरीज जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम अगर तीसरे पॉइंट पे अगर बात करना चाहें डॉक्टर काबरा की, एंडोवैस्कुलर सर्जरी के बारे में मैं थोड़ा सबसे जानना चाहूंगी कि क्या बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सबसे डिस्क्राइब करें प्लीज। एंडोवैस्कुलर सर्जरी वही पद्धति है जैसे कार्डियोलॉजी वाले हार्ट का इलाज करते हैं, हम्म। हम बाकी पूरे शरीर का इलाज करते हैं वायर्स, बलून्स एंड कैथेटर्स से। तो ओके ये एक मिश्रण रहता है वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जरी, जहाँ पे ओके। हम ओपन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करते हैं और बिना चीरे के वायर से, बलून से, स्टेंट से जो है ब्लड वेसल्स का इलाज भी करते हैं। बिना चीरे के? बिना चीरे के, यानी बिना सर्जरी के? जी हाँ। ओके। डॉक्टर काबरा, आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपका स्पेशल इंटरेस्ट है डायबिटिक पेरिफेरल आर्टिफिशियल डिसीज के बारे में। तो डायबिटिक्स जो है, हमने सबने सुना है कि डायबिटीज क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अलग अलग बीमारियां होती क्या कुछ है, इसके बारे में डिस्क्राइब करें। देखिए, डायबिटीज आज की तारीख में एक पैंडेमिक समान बीमारी है। हिंदुस्तान के अंदर करीबन 70 मिलियन डायग्नोज्ड डायबिटिक्स हैं और करीबन 30-35 मिलियन अनडायग्नोज्ड डायबिटिक्स ओके। हैं। सो दी जो प्रॉब्लम की जो गहराई है वो बहुत गंभीर है। ये पेरिफेरल आर्टरीशियल क्या है ये? जी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जो है, जैसे कि हार्ट से निकलने के बाद जो भी ब्लड वेसल्स का जो इलाका होता है उसको हम पेरिफेरल आर्टेरियल बोलते हैं। ओके। हार्ट से संबंधित होता है उसको कार्डियोवैस्कुलर बोलते हैं, ब्रेन से संबंधित होता है उसको न्यूरोवैस्कुलर बोलते हैं। हम्म। तो हार्ट से निकलने के बाद जो हमारी मेन धमनी होती है जी 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 जी। छाती और पेट के अंदर, आयोटा जिसको बोलते हैं, तो वहां से लेके ठेठ उंगली तक, और फिर जो रक्तवाहिनी जो उंगली से अपना खून वापस लेके हार्ट की तरफ जाती है, ये सारा का सारा जो है पेरिफेरल आर्टेरियल सर्जरी, पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी के अंदर ओके। आ जाता है। डायबिटिक्स पर से इस बीमारी से ज्यादा पीड़ित होते हैं। जी, ज्यादातर डॉक्टर साहब। जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीबन 2 से 10% डायबिटिक्स को अपने जीवन काल के अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होगी। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, इसका मतलब यह है कि किसी न किसी समय पर इनके पाँव की या हाथों की खून की नसों के अंदर रुकावट उत्पन्न पैदा होने चालू हो जाती है। ओके।
ओके। तो ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं इनकी खून की नसों में, और उसके कारण से जो फिर आगे समस्याएं चालू हो जाती जी हाँ। हैं। ओके। वैसे नॉर्मली आज आप सर आए हुए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सुना है, पर अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम, मतलब आम चीज़ों में रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत है, पाई जाती हैं, तो कैसे ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का? क्या कुछ खान पीन में, या किस तरीके से, या इनकी दवाइयाँ कभी खत्म हो सकती हैं, इंसुलिन खत्म हो सकते हैं, क्या कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगे? शायद मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ बताने के लिए कि क्या डायबिटीज की कभी दवाइयां खत्म हो हम्म। पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, हम्म। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि एक बार जब डायबिटीज डेवलप होती है, किस कारण से होती है वो बहुत मायने रखता है कि डायबिटीज सेटल होती है कि नहीं होती है। ओके। कभी कभी प्रेगनेंसी में औरतों को डायबिटीज हो जाती है, कभी किसी गहन बीमारी के कारण से शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डायबिटिक डेफिनेशन में आ गए। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय के अंदर आपको दोबारा ब्लड शुगर कंट्रोल की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है। कंट्रोल कैसे करें? नियमित खाना, एक्सरसाइज, और जितना आप खा रहे हैं उसको बर्न करना बहुत जरूरी है। बर्न करना, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें आप। भागने में विश्वास करते हैं तो आप दौड़ लगा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिस भी प्रकार की एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे आप उसको अपनी दिनचर्या के अंदर जरूर डालें। उसको कम से कम आधा पौन घंटा अपनी दिनचर्या के अंदर आप उसके लिए जो है फिक्स करें, और अपनी सेहत पे ख्याल रखना सीखें। ये बहुत जरूरी है। दुनिया के लिए हम जरूर काम करते हैं, लेकिन हम अगर अपनी खुद की सेहत के लिए काम नहीं करेंगे तो दिक्कत अपने को ही होगी। मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर साहब अभी बस स्टूडियो आए, हम तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले तो हमने इनसे जस्ट ऑफर किया कि सर प्लीज कुछ आप लें, तो सर ने बोला कि मैं शाम को चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है, मैं चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताएं, या आप चीज़ें क्यों अवॉइड करते हैं? हालांकि हम समझते हैं हेल्थ से रिलेटेड है, पर फिर भी आप इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को। देखिए, कई बार क्या होता है, एक्चुअली इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होगा, और कई बार आपको अपनी शरीर की बात सुननी पड़ती है। अगर आपका शरीर ये कहता है कि मुझे शाम को 5 बजे 6 बजे कुछ खाना नहीं है, उसके बाद में मेरा पेट गड़बड़ होने लग जाता है, एसिडिटी होने लग जाती है, तो आपको अपने शरीर की बात सुननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सुबह एक आधा मिर्ची बड़ा खाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शरीर बाद में आपको बाकी पूरे दिन जो है आपको परेशान करता है, तो वो मिर्ची बड़ा अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसकी बात सुने, उसको नजरअंदाज ना करें। हम जयपुर वासी हैं, राजस्थान वासी हैं, समोसा कचौरी मिर्ची बड़ा हमारे गहन में बसा हुआ है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। शरीर की सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब, हम ज्यादा डायबिटीज के डीप उस पे टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट हम बात ही कर रहे थे, तो एक सवाल मैं इसके बीच में करना चाहूंगी कि डायबिटीज में विशेष तौर पर वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसे ना अगर हम लोग मिस कर दे तो काफी घातक साबित हो सकती है? अक्सर हम डायबिटीज पेशेंट से सुनते हैं कि आज ये टैबलेट मैंने मिस कर दी, तो उस कंडीशन में बॉडी पर क्या बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है, फिर से वो लूप मोड चालू हो जाता है? देखिए, किसी भी बीमारी के अंदर, भले ही वो डायबिटीज हो, हाँ किडनी संबंधित हो, नियमित खाना, एक्सरसाइज और समय पे दवाई लेना, और स्पेसिफिकली डायबिटीज के अंदर अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल को बहुत ही टाइटली कंट्रोल करके रखना ये बहुत जरूरी है। ब्लड शुगर लेवल 200, 250, 300 रहता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक दवाई ले रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर डायबिटीज आपको डिटेक्ट हो गई है तो आपको ब्लड शुगर लेवल अपना किसी ना किसी तरीके से दवाइयां और भले ही लेके, एक्सरसाइज इंक्रीज करके, डाइट कंट्रोल करके, अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि नहीं आपको कुछ समय के लिए इंसुलिन लगानी पड़ेगी, तो इंसुलिन लगा के जैसे भी करके आपको अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज होता है वो आने वाले समय के अंदर अपने शरीर के बाकी सारे टिश्यूज के अंदर जमा होने लग जाता है, और उसके कारण से दिक्कतें पैदा होने लग जाती है। ओके डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि एक टर्म है डीप वेनस रिकंस्ट्रक्शन, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम कैसे समझे? क्या इस ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। ये बेसिकली पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज से एक परे सब्जेक्ट हो जाता है। आप प्लीज डिस्क्राइब करें। हाँ, और डीप वेन जो है, हम उन वेन्स को कहते हैं जो मांसपेशियों के अंदर होती हैं, और जो शरीर से अपना बाकी सारा का सारा खून, जो गंदा खून अपन कहते हैं, वो शरीर के बाकी हिस्सों से हार्ट की तरफ वापस लेके जाते हैं। तो डीप वेन के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मोस्ट कॉमनली जैसे कि क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस क्लॉटिंग का सही समय पे इलाज, उस क्लॉट को निकालना, डिसॉल्व करना,
अगर कोई अंदर जो है दिक्कत दिख रही है तो उसके हिसाब से बलूनिंग या स्टेंटिंग करना, ये सारी चीजें जो है डीप वीनस रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाती हैं। और इस ट्रीटमेंट की जरूरत, जैसे कि अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया या पांव की नसों में थक्का बैठ गया, तो उस परिस्थिति के अंदर जो है ये डीप वीनस रिकंस्ट्रक्शन करने की नौबत आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं जानती हूँ, पर आपके फील्ड के लोग बहुत कम हैं, ऐसा मैंने कुछ सुना है। जिस तरीके से हमने सर्वे किया आज आपके आने से पहले, तो ऐसा क्यों, क्या है इसका कारण? देखिए, राजस्थान के अंदर जो है हम करीबन 4 लोग हैं। 3 हम जयपुर में हैं, एक मेरे कलीग हैं कोटा के अंदर। पूरे हिंदुस्तान, बड़ी बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम करीबन 700 सवा 700 लोग हैं जो डेडिकेटेड ये काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम जो है काफी रेयर स्पेशलिटी हैं, और ढूंढे तो प्रैक्टिकली देश के हर प्रांत के अंदर जो है आपको वैस्कुलर सर्जन 1 या 2 जरूर मिलेंगे। मैंने भी यहाँ पे काम जो है जयपुर के अंदर आके करीबन 11 साल पहले चालू करा था। तब भी जयपुर के अंदर जो है वैस्कुलर सर्जरी को कोई जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों के साथ बात करके, डॉक्टर्स के साथ बात करके जो है हमने इसमें बढ़ावा देने की कोशिश की है जी। और ऐसा है, मतलब हम जो है काफी सक्सेसफुल रहे हैं। 100% आपके जितने आर्टिकल्स मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि सर के जितने आर्टिकल्स देखे, ऑब्वियसली जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनके बारे में थोड़ा सर्वे करते हैं, उनके बारे में जांचते हैं, चीजों को देखते हैं। तो उनके बारे में देखा कि बहुत कम लोग हैं। अगर हम देश की अगर हम बात करें, जैसे कि इन्होंने सर ने अपना रेशियो बताया, और राजस्थान की बात करें तो सर कितना आपने बताया? 4, सिर्फ 4 लोग हैं, तो काबिल तारीफ है अपने आप में। डॉक्टर साहब, थोड़ा आगे जानना चाहूंगी मैं आपसे कि मतलब इसी पॉइंट पे एक जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया रेशियो बहुत कम है, तो क्या लोग अवेयर नहीं है या क्या कारण है? देखिए, वैस्कुलर सर्जरी स्पेशलिटी में अपने आप से 1985 के अंदर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चेन्नई में चालू हुआ था, और बहुत लंबे समय तक 2004 3 या 4 तक जो है ये सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही जो है इसके कोर्सेज हुआ करते थे। आज की तारीख के अंदर भी 90% मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वैस्कुलर सर्जरी का अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। यह काम कार्डियक सर्जरी वाले या कार्डियोलॉजी वाले जितना देख सकते हैं उतना देख लेते हैं। बाकी डेडिकेटेड स्पेशलिटी जो है 90% मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नहीं है। डॉक्टर साहब, आगे जानना चाहूंगी आपसे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एम्पुटेशन प्रिवेंशन से हम क्या समझ सकते हैं? क्या ये ट्रीटमेंट शरीर के किसी हिस्से को अलग करने से जुड़ा हुआ है? एम्पुटेशन का इन शॉर्ट हिंदी में अगर बताया जाए तो ये अंग विच्छेद करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ समय लेना चाहूंगा। प्लीज ऑल योर्स। देखिए, एम्पुटेशन जो है अपने आप में एक बहुत गहन बीमारी है। एम्पुटेशन किसी को रिकमेंड करा जाए वो भी अपने आप में हमारे लिए भी एक बड़ा दुविधाजनक जो है एक स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम एम्पुटेशन की तरफ ना जाएं, हम कोशिश करें जहां से मतलब मैक्सिमम जो है हम पाँव या कोई भी अंग होता है उसको बचाने का काम हम कर सकें, पहले उसको ठीक कर लें। देखिए, क्या होता है, हम ये जानते हैं कि हम सब खतरों के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हमको स्मोकिंग भी करनी है, हमको शुगर कंट्रोल भी नहीं करना है, हमको हमारी सेहत का भी ख्याल नहीं रखना है, जितना हम खाते हैं उसको बर्न भी नहीं करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जो रक्त वाहनों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। समय पे उसको आइडेंटिफाई ना करना, अगर उसके कारण कोई दिक्कत होती है तो उसको आइडेंटिफाई ना करना, और फिर शुरुआत होती है पाँव में किसी घाव से या कोई उंगली के काले पड़ने से। नॉर्मल चोट से भी हो सकता है ये? जी हाँ, और मोस्ट कॉमन चोट जो लगती है वो या तो अपने घर के फर्नीचर से लगती है, हाँ, चलते फिरते, या नाखून काटने से, वो जो नीले निशान पड़ जाते हैं। जी हाँ, या फिर नाखून काटने से। मैक्सिमम जो होता है, कई बार लोगों को पता भी नहीं पड़ता कि ये चोट लगी तो लगी कैसे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अगर पाँव की कोई उंगली या कोई घाव अगर भरता नहीं है, उंगली काली होने लग जाती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दर्द बहुत भयंकर होता है, हड्डी टूटने बराबर का दर्द होता है इसके अंदर। और मुख्य बात यह है कि अगर कोई डायबिटिक लंबे समय तक उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो उसकी पाँव की नर्व्स जो होती हैं वो भी डाई आउट करने लग जाती हैं, वो खत्म होने लग जाती हैं, तो सेंसेशन खत्म हो जाता है। पेन का सेंसेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सेंसेशन होता है जो हमें हानिकारक चीजों से बचा के रखता है। अगर आप आग पे अपना हाथ लेके जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा, आप अपना हाथ पीछे ले लेंगे, अपना हाथ आग में नहीं डालेंगे। जी, अगर आप कंकड़ पे चल रहे हैं, पत्थर पे चल रहे हैं, आग पे चल रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि ये फर्श गर्म है, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन लेना चाहिए। लेकिन डायबिटीज के साथ ऐसा नहीं होता। जिनकी लॉन्ग टर्म डायबिटीज होती है, शुगर कंट्रोल में नहीं होता है, उनके पाँव की नर्व्स
भी जो है वो खराब होने लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी सेंसेशन, पेन सेंसेशन खत्म हो जाती है। पेन सेंसेशन जी खत्म हाँ, हो जाती है। अगर पेन सेंसेशन खत्म हो जाती है तो अगर कोई उंगली काली हुई हुई है, घाव जो नहीं भर रहा होता है, आपको उसके बारे में कई बार पता भी नहीं पड़ता, चलता डेफिनेटली। और खाली नॉर्मली ऐसा सुनने में आता भी है। खाली पेन सेंसेशन ही नहीं, डायबिटीज साथ में आंखों को भी असर करती है, किडनी को भी असर करती है। अगर आपको गर्म पानी का धुआं दिखाई नहीं दे रहा, आपने देखा कि हाँ ठीक है पानी मैंने गर्म कर दिया, आपने गर्म पानी डाल दिया, उसके अंदर आपने अपना पाँव डाल दिया, फफोले हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में पाँव काटने की नौबत भी आ सकती है। तो ये एक बहुत विकट परिस्थिति बन जाती है जहां पे हम जो है मानो पाँव अगर जल गया गर्म पानी में डालने के कारण, भाई किसी ने पानी चेक नहीं करा, ठीक है, तो ये एक बहुत जो है इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब डायबिटीज और स्मोकिंग अपने आप में जो है ये करेला और नीम चढ़ा वाली कहानी हो जाती है। ओके। अगर आपको डायबिटीज है और साथ में आप स्मोकिंग भी करते हैं तो ये घातक से घातक, कैंसर से भी घातक बीमारी हो जाती है। कैंसर से भी घातक बीमारी हो जाती है। कैंसर शायद आपको 3-6 महीने के अंदर जो है, आपको अगर आपने इलाज नहीं लिया तो 3-6 महीने में कैंसर खत्म कर देगा। ये बीमारी आपको खत्म नहीं करेगी, ये बीमारी आपको अंदर से खोखला कर देगी, आपकी जीवन शैली खराब कर देगी, आपके परिवार को सड़क पे ला सकती है। एम्पुटेशन बचाना हमारा काम है। एम्पुटेशन बचाने के लिए सबसे पहले कार्रवाई जो होती है वो घर वालों से, और जिसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है उसको डायबिटीज कंट्रोल करना। डायबिटीज के साथ अगर कोई स्मोकिंग करता है, जिसको डायबिटीज नहीं भी है वो स्मोकिंग करता है, तो उसको स्मोकिंग बंद करना किसी भी प्रकार से। एक दिन चालू हुई थी, एक ही दिन बंद करनी होती है। यही सोच के हमने चालू करी थी कि एक लगा लेता हूं, उसके बाद मेरे को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सोच के बंद करनी होती है कि बस ये लास्ट है, इसके बाद आज मैं पैकेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पर मोस्टली लोग छोड़ नहीं पाते हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा यहाँ आ जाती है। तो एम्पुटेशन जो है वो प्रिवेंट करना ही इसका सबसे पहले इलाज होता है। एम्पुटेशन को अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर किसी परिजन का एम्पुटेशन होता है तो उसके कारण दिक्कतें क्या होती हैं, ये मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर मैं टाइम लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। मैक्सिमम एज ग्रुप जिसमें एम्पुटेशन देखा जाता है वो है 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक। 20 से 60, 20 से 35-40 तक की उम्र के अंदर मैक्सिमम एम्पुटेशंस जो देखे जाते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण देखे जाते हैं। हम सड़क पे ढंग से चल नहीं रहे हैं, हम सड़क पे ढंग से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, भले ही कार हो बाइक हो, हमको ये लगता है सड़क हमारी है, हम जैसे चलाना चाहे वैसे चलाएं। हम ना जो पदयात्री हैं ना उनका ख्याल रखते हैं, ना साइकिल वालों का ख्याल रखते हैं, ना कार वाला बाइक वाले का ख्याल रखता है, ना बाइक वाला दूसरे बाइक वाले का ख्याल रखता है। आजकल तो ज्यादा बीमारी हो गई ना, सबसे बड़ी बीमारी फोन लेके गाड़ी चलाना। बिल्कुल। अब जब हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, जब हम अपने समाजवासी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान अपने आप में एम्पुटेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं ही, लेकिन हम धीरे धीरे करके एम्पुटेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाएंगे। डायबिटीज और स्मोकिंग के बारे में आपको बता रहा था। हाँ, डायबिटीज और स्मोकिंग अपने आप में एक बहुत घातक कॉम्बिनेशन होता है। यदि किसी का पांव इस कारण से काटना पड़ जाता है, आपकी डायबिटीज की दवाइयां, एम्पुटेशन अगर होता है तो उसमें आपके सोशल प्रॉब्लम्स खूब आ जाते हैं। आपको जिस प्रकार का आप जॉब आप पहले जा रहे थे उस प्रकार का जॉब आपको नहीं मिल पाता। बिल्कुल नहीं। आप अगर सेल्स और मार्केटिंग में हैं तो आप ज्यादा घूम फिर नहीं पाएंगे। सकते नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए आपको रोड ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो है आरटीए से आपको अलग से परमिशन देनी पड़ती है। आप हर प्रकार की गाड़ी नहीं चला सकते, आपके लिए एक अलग से चौपहिया या तिपहिया जो है आपके लिए वाहन तैयार करा जाएगा। सोसाइटी के अंदर आपकी नजर जो है, जिस नजर से आपको देखते हैं वो एक विकलांग की नजर से देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति एक मानसिक तनाव बन जाता है। कोई भी पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। आप अपने आप को सुधारना भी चाहते हैं लेकिन आप नहीं सुधार सकते क्योंकि आपके लिमिटेशंस हो जाते हैं। अब इसी को लेके हमने एक पहल चालू करी है। वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक पहल चालू करी है पिछले कई सालों से। इस बार जयपुर के अंदर भी जो है हमने एक एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड को लेके हमने एक हाफ मैराथन आयोजित करी है। 4 अगस्त को सुबह 5 बजे चालू होगी, और मोस्ट लाइकली इसकी परमिशन जो है हम महल रोड से इसको चालू करेंगे। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि जो है आप सब इस मैराथन में पार्ट लें, हिस्सा बने, और सब देशवासियों को, अपने घर वालों को, अपने कॉलोनी वालों को, सबको बताएं कि जो है ये एक बहुत ही नोबल कॉज है। हमें एम्पुटेशन प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए,
अपने सह यात्रियों का ख्याल रखना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। पद यात्रियों का ख्याल रखना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छे से मैं कहूंगी डॉक्टर साहब आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, बहुत जरूरी भी था इस चीज को जानना, क्योंकि ऐसे मौके कम मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब ने जिस मुहिम के बारे में बताया, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि काफी एक अच्छी पहल है। डॉक्टर साहब आखिरी 2 सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी जी। कि किन किन कारणों से या कि किन किन बीमारियों में बॉडी के किसी हिस्से को अलग करने की नौबत आ जाती है। हालांकि आपने मुझे भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट कुछ अगर रह गया हो, कुछ आप बताना चाहें, जानना चाहेंगे। साधारण तौर पर ऐसी नौबत आती है जब कोई बीमारी होती है बहुत ज्यादा, या जैसे कि आपने बताया था एक्सीडेंट होता है, इसके अलावा? कैंसर एक बहुत ही रेयर कारण होता है, लेस देन 2% जो है कैंसर के कारण कोई अंग विच्छेद करने की नौबत आती है। ठीक है। अंग विच्छेद का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हाथ या पाँव का निकालना। मैं किडनी या आधा लिवर या उसकी मैं या यूट्रस बात उसके नहीं निकालने कर की रहे, बात नहीं कर नहीं रहा कर हूँ। रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ हाथ और पाँव की बात कर रहा हूँ। और मुख्य कारण इसमें डायबिटीज से एसोसिएटेड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या रक्त वाहिनी के अंदर ब्लॉकेज आ जाना, स्मोकिंग और उसके कारण रक्त वाहनों में ब्लॉकेज आना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये 3 सबसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण से अंग विच्छेद या मेजर एम्पुटेशन की नौबत आती है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक आपसे बात करूं तो नॉर्मल व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। हालांकि बीमारी कभी बताकर नहीं आती है, फिर भी कुछ बेसिक्स आप बताना चाहें। आपके एक्सपीरियंस से, इतना लंबा अनुभव है आपको आपके क्षेत्र का, तो आप देखते होंगे कि किस तरीके के ज्यादा पेशेंट आते होंगे, और एक होती है ना कि जड़ होती है किसी चीज की, रूट होती है। तो क्या आपका अगर एक्सपीरियंस का सार निकालू तो क्या आप दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर कंट्रोल करके रखिएगा। शुगर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि 200-250 शुगर चल रही है तो शुगर कंट्रोल में है। शुगर कंट्रोल का मतलब ये है कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 120-140 के नीचे होनी चाहिए। ओके। और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर भी जो है आपकी 120-140 से 160 के आसपास, जैसा आपका फिजिशियन आपको बताएं। यदि आप धूम्रपान करते हैं, ये आदत बुरी है, इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि इस धूम्रपान से जीवन फूकता है, घर फूकता है, साथी फूकते हैं और हम खुद फूकते हैं। इसको छोड़ना ही सबसे उचित उपाय है। एक्सरसाइज करना, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना, हेल्थ एंड फिटनेस, अप्रोप्रिएट डाइट, ज्यादा तला ना खाएं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, हम जयपुर वासी हैं, समोसा कचौरी जो है हमारे जहन में है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शुरुआत ही यही होती है। एब्सोल्युटली। अब नियमित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन की 4 कचौरी खा रहे हैं, आपको खाना आप खाइए, कोई रोकेगा नहीं आपको। बैलेंस डाइट एक बहुत जरूरी होती है अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए। कोविड आया, कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया। बहुत गंदी बीमारी थी कोविड, और कई जो है सहपाठी चले गए, कई परिजन चले गए, कई दोस्त चले गए, जानकार ना जानकार। दुनिया भर के अंदर जो प्रलय आई कोविड से, उसने बहुत कुछ हमको अंदर जो है आत्मसार कराया, खुद को जानना सिखाया कि भाई आप अपने ऊपर तो ध्यान देना सीखो। जिंदगी की भगदड़ मची रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल दीजिए, खाना सही समय पे नियमित तौर पे खाइए। आप डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल करके रखिए। स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज, जिस भी प्रकार की एक्सरसाइज आप करना चाहें, योगा, स्विमिंग, रनिंग, बैडमिंटन, कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता कुछ है भी, ना? आप आधा पौन घंटा अपने लिए जरूर डिवोट करें। डॉक्टर साहब की पूरी बातों में जितनी बार मैंने चीजें नोटिस की है, इनका 5-6 बार उन्होंने ये चीज बोली कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सच में ये एक छोटा सा शब्द भले सुनने में है, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत सारी बातचीत आज आपसे हमने की, और सबसे बड़ी बात है आज आपसे बातचीत करके जो जानकारियां हमको मिली है, काफी नए एक्सपीरियंसेस जो आपने शेयर किए हैं, थैंक यू सो मच। हम आपको कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। और डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि फिर हमारे किसी एपिसोड में, हेल्थ एपिसोड में, आप हमारे लिए जरूर अपना समय निकालें। बिल्कुल निकालें। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, और फिर हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तो देखिए आज डॉक्टर आदर्श काबरा जी आज हमारे साथ थे। तो आप न्यूज़ 21 के स्टूडियो में आए, मेडिकल डिजीज और उनके ट्रीटमेंट को लेकर हमने डॉक्टर साहब से काफी सारी बातचीत की। डॉक्टर साहब ने हमसे काफी सारी जो जानकारी है शेयर की, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो हेल्थ शो में आज के हमारे साथ थे वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जन डॉक्टर आदर्श काबरा। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।